आप सबका स्वागत है हमारी एक नई क्लास में। आज हम लोग डीसी जनरेटर की हमारी लगभग 4 क्लासेस हो चुकी है। आज हमारी 5th क्लास है और आई होप आप सभी लोग इस क्लास को बेहतरीन रूप से एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी को डीसी जनरेटर जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया उसमें काफ़ी कुछ समझ आने लगा होगा। एक ही करके मैं आपके इतने सारे अच्छे मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट तैयार करा दूंगा दोस्तों। बस आपको करना क्या है, डेली लाइव जुड़ना है हमारे साथ में, ठीक है। डेली क्लास अटेंड करनी है। सबसे मेन चीज़ होती है कि आप डेली आइए, डेली देखिए, क्योंकि घर पे बैठ के बाद में ऑफलाइन 1 घंटे का लेक्चर कोई नहीं देखता, ठीक है। ये फैक्ट बात है कि बाद में 1 घंटे का लेक्चर कोई नहीं देखेगा। अभी आप देखना चाहो तो देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए डेली हमें लाइव आना है। लाइव क्लास में आप लोग जुड़े रहते हैं। किसी भी तरह के डाउट होते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको तुरंत बता सकता हूँ। प्लस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि डेली ये नहीं कि सिर्फ 1 घंटे लाइव पढ़ना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप अगर उसे रिवीजन नहीं करते हो, अगर आप उसका रिवीजन अच्छे से नहीं करते हो, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि कोई मतलब नहीं है। देखो, अगर आप डेली का रिवीजन नहीं करते हो तो पढ़ने का और पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पढ़ने का और पढ़ाने का मजा तभी है जब आप डेली रिवीजन करो। चलिए, बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। भारत पाटीदार गुड मॉर्निंग। चलिए, पवन भी जुड़ चुका है हमारे साथ में। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल तक की क्लास में हमने क्या बात कर ली थी? हमने कल तक की क्लास में हमारे सारे टाइप्स पढ़ लिए थे। हमने ईएमएफ इक्वेशन के बारे में भी पढ़ा था और हमने सीरीज, शंट, कंपाउंड, तीनों तरह के जनरेटर पढ़ लिए थे। फ्लैट, ओवर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड सारा पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक जो है हमारा आर्मेचर रिएक्शन, और हिंदी में इसे कहते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और देखिए, अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे ना तो ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। टॉपिक अच्छा है बट सर आज आर्मेचर की बात होगी। बिल्कुल, आज आर्मेचर की बात तो हमने पहले ही कर ली है, बट आज आर्मेचर की रिएक्शन कि आर्मेचर मेन फील्ड फ्लक्स पे क्या इफेक्ट करता है, आज की क्लास में हम लोग उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। आर्मेचर, गुड मॉर्निंग अब्दुल समीर। चलिए, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है सबसे पहले तो आप ये समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि आर्मेचर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है, यानी कि जो मेरी आर्मेचर है, ठीक है, वो आर्मेचर एक स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है और उस चुंबकीय क्षेत्र का जो मेन चुंबकीय क्षेत्र है उस पर जो प्रभाव आता है उसे हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए आप यहां से ये देखिए, ये आपका क्या है, ये है मैग्नेटिक पोल्स, ये है फ्लक्स लाइन। तो ये जो ये है ना दोस्तों, ये क्या है, मुख्य फ्लक्स। ये क्या है आपका मुख्य फ्लक्स है। अब इस मुख्य फ्लक्स में क्या होता है, देखिए अलग अलग नॉर्थ और साउथ पोल हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पोल हो जाता है। तो देखिए यहाँ के मैं कुछ पोल्स कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये नॉर्थ और साउथ साइड के हो गए, 3 4 5, इसको भी 5 कर दिए। अब एक्चुअली में होता क्या है, देखिए जब आपका ये है मैग्नेटिक पोल्स, इनके बीच में चुंबकीय फ्लक्स है जो कि मेन फ्लक्स है। अब जब मेरा चालक घूमना स्टार्ट करता है तो वो क्या पैदा करता है दोस्तों, वो पैदा करेगा ईएमएफ। अब एक बार जब चालक में ईएमएफ पैदा होने लग जाता है तो वो भी मैग्नेटिक बनेगा, जब तो ईएमएफ पैदा हुआ। अब ईएमएफ पैदा हो गया तो उस ईएमएफ के कारण कंडक्टर, यानी कि मैं कहूंगा आर्मेचर, आर्मेचर घूम रहा है तो आर्मेचर का स्वयं का फ्लक्स, आर्मेचर का स्वयं का फ्लक्स, यानी कि आर्मेचर स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है और उस स्वयं के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से एक नया फ्लक्स पैदा होता है। एक नया फ्लक्स पैदा होता है। ये जो फ्लक्स है ये किसका है, आर्मेचर का फ्लक्स है। अब ये आर्मेचर का फ्लक्स मुख्य फ्लक्स पर क्या प्रभाव डालता है, जो भी प्रभाव डालेगा या तो उस जो मेन फ्लक्स है उसको बढ़ा देगा, घटा देगा, जो भी करेगा उसे हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। उसे ही हम लोग आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। तो चीज समझ आई कि आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है, कि आर्मेचर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पर जो प्रभाव पड़ता है उसे ही हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। चलिए जतिन जी गुड मॉर्निंग, पवन गुड मॉर्निंग। तो आर्मेचर रिएक्शन समझ आ गया ना, दिमाग में बैठ गया
कि आर्मेचर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पर जो प्रभाव है उसे ही हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट कैसा होता है, देखिए दो इफेक्ट है आर्मेचर रिएक्शन के। सबसे पहला आता है प्रति चुंबकीय प्रभाव। प्रति चुंबकीय प्रभाव यानी कि पैरामैग्नेटिक इफेक्ट। प्रति चुंबकीय प्रभाव यानी कि पैरामैग्नेटिक इफेक्ट। अब ये जो प्रति चुंबकीय प्रभाव है या फिर पैरामैग्नेटिक इफेक्ट है, ये क्या होता है और किस तरह से काम करता है, तो देखिए एक चीज ध्यान रखो, ये कब आएगा, जब भी चालक में, ये जो कंडक्टर है आर्मेचर है, जब भी आर्मेचर में कम लोड की करंट फ्लो होती है, जब भी आर्मेचर में कम लोड की करंट, लखन जी गुड मॉर्निंग, चलिए, तो जब भी आर्मेचर में कम लोड की करंट फ्लो होती है तो आर्मेचर के चालकों द्वारा मुख्य ईएमएफ पर, देखो आर्मेचर के चालकों द्वारा उत्पन्न ईएमएफ मुख्य फ्लक्स के साथ इस प्रकार रिएक्शन करता है कि मुख्य फील्ड फ्लक्स अपनी दिशा परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे होता है कि अब ये मेरा फ्लक्स है, नॉर्मल टाइम पे था, अब आर्मेचर का क्या होगा, देखो इधर मैं बना लेता हूं, ये क्या है, मेरा चालक है। अब इस चालक का, इस कंडक्टर का क्या होगा, एक स्वयं का, देखो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। ये मैंने बोला ना, आर्मेचर स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र, ये तो नॉर्मल चुंबकीय क्षेत्र था, लेकिन अब बाद में आर्मेचर स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो क्या होता है, एक टाइम ऐसा होता है जब आर्मेचर की करंट का मान कम होता है, आर्मेचर करंट का मान कम होता है, तो इस कंडीशन में जब आर्मेचर करंट का मान कम होता है, जो ईएमएफ होता है किसका, तो आर्मेचर ईएमएफ मुख्य फ्लक्स को परिवर्तित करता है। क्या करता है, परिवर्तित करता है। देखो अब क्या होगा, अब ये वाला फ्लक्स है, ये वाला फ्लक्स है, जब दोनों मिलेंगे तो हमारा डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये अपना कंडक्टर हो गया। अब जो ये हमारा फ्लक्स होगा, देखिए इस वजह से डिस्टॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा है कि नहीं है, और यहाँ बीच में कम है, तो देखो फ्लक्स मेरा कुछ ऐसा बनेगा, तो अब देखो फ्लक्स यहां से ओवरलैप करता हुआ जा रहा है, ऊपर से होते हुए जा रहा है, पार करते हुए जा रहा है। तो ये जो जगह है ना, इसे क्या कहते हैं, ट्रेलिंग पोल टिप, ट्रेलिंग पोल टिप। और यहां जहां पे कम है उसे हम लोग कहेंगे लीडिंग पोल टिप। ठीक है, लीडिंग पोल टिप। तो जहां पे फ्लक्स की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं लीडिंग पोल टिप, और जहां फ्लक्स की मात्रा कम है उसे कहते हैं ट्रेलिंग, लीडिंग पोल टिप। ये होता है ट्रेलिंग पोल टिप। ध्यान रखो, आपको डायग्राम देगा, ऐसा कैसा पूछेगा, बताओ एरो करके, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, लीड ट्रेलिंग। ठीक है, पूंछ वाला एरिया, और ये है लीडिंग पोल टिप, जहां फ्लक्स का मान कम हो जाता है। अब क्या करा, ये मुख्य फ्लक्स था, ये आर्मेचर का फ्लक्स था, तो आर्मेचर के फ्लक्स ने मुख्य फ्लक्स पर क्या इफेक्ट करा, इसने डायरेक्शन को परिवर्तित कर दिया, मुख्य फ्लक्स की जो दिशा थी वो परिवर्तित कर दी। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन के प्रति चुंबकीय प्रभाव में हम क्या कहेंगे, जब आर्मेचर करंट का मान कम होता है तो जो आर्मेचर का ईएमएफ है मुख्य फ्लक्स की दिशा को परिवर्तित कर देता है। तो देखो यहां परिवर्तित हो गई। और क्या कहेंगे, ट्रेलिंग पोल टिप पर फ्लक्स का मान ज्यादा और लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स का मान कम होता है। अब देखो कि प्रति चुंबकन प्रभाव को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, तो इसको दूर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इस अवस्था में जो ब्रश है, ठीक है, ब्रश है उसकी दिशा परिवर्तित करेंगे। तो देखो क्या करते हैं, ब्रशों को आर्मेचर के घूमने की दिशा में घुमा देते हैं। तो भाई जो अब आर्मेचर इस तरीके से घूम रहा है तो मैंने ब्रश को भी घुमा दिया। तो देखो पहले तो मेरे ब्रश की स्थिति ये थी, लेकिन अब मैंने मेरे ब्रश की स्थिति को क्या कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया। तो अब जो मेरा ब्रश की स्थिति है वो यहां आ जाएगी। पहले मेरा ब्रश था जीएनए पे, ग्राउंड न्यूट्रल एक्सिस, लेकिन अब मेरा ब्रश हो गया एमएनए पे। ठीक है, ये हो गई एमएनए पोजीशन। तो आर्मेचर रिएक्शन के आपसे एग्जाम में पूछेगा, बताइए आर्मेचर रिएक्शन के प्रति चुंबकीय प्रभाव को कम किस प्रकार किया जा सकता है, तो किस प्रकार से कम कर सकते हैं, ब्रशों की स्थिति को बदलकर।
ब्रशों की स्थिति को बदलकर, और प्रतिचुंबकीय प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन ये क्या प्रभाव डालता है, ये मुख्य फ्लक्स की दिशा को परिवर्तित कर देता है। चलिए यश यादव जी गुड मॉर्निंग, नायडू जी गुड मॉर्निंग, तंजिल गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, तो अब ये बताओ कि ये सारा जो फंडा है प्रतिचुंबकीय प्रभाव का, ये आप लोगों के समझ आया या नहीं आया? चलिए गुड मॉर्निंग अभिषेक, सब लोग फटाफट से कमेंट कर दो, क्या ये जो आर्मेचर रिएक्शन का प्रतिचुंबकन प्रभाव है ये आप लोगों की समझ आया या नहीं? अगला है विचुंबकन प्रभाव। विचुंबकन प्रभाव अगला पॉइंट है हमारा, विचुंबकन प्रभाव। तो चलिए विचुंबकन प्रभाव क्या होता है, और पता नहीं चल रहा कि ये क्लास में स्ट्रेंथ कम क्यों होती जा रही है, बच्चे धीरे धीरे कम कैसे होते जा रहे हैं, बताओ भाई। समीर बताएगा कि भी क्लास में बच्चे धीरे धीरे कम कैसे होते जा रहे हैं, और ज्यादातर तो समीर के दोस्त नहीं आ रहे है ना, चंद्रकला जी आ चुके हैं। चलिए इतने स्ट्रेंथ कम कैसे होती जा रही है। अब डायमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, अब क्या होता है, जब आर्मेचर के अंदर, जब डीसी जनरेटर में लोड करंट का मान अधिक होता है, तो मैं लिखेंगे जब डीसी जनरेटर में लोड करंट का मान ज्यादा होता है, ठीक है, जब भी डीसी जनरेटर में लोड करंट का मान ज्यादा होता है, जब भी डीसी जनरेटर में लोड करंट का मान अधिक होता है, तो आर्मेचर का फ्लक्स, ठीक है, तो आर्मेचर का फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को विचुंबकित करता है, यानी कि मेन फ्लक्स को घटाता है, विचुंबकित करता है यानी कि मुख्य फ्लक्स को घटाता है, कम करता है। और इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, इसे डायामैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, डायामैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। क्या ये चीज आपको समझ आई? जब भी देखो, अब क्या हुआ, पहले जो पैरामैग्नेटिक था उसमें लोड करंट का मान ज्यादा था, लेकिन जब लोड डीसी जनरेटर में लोड करंट का मान ज्यादा होता है, उस टाइम पे कम था, तब आर्मेचर का फ्लक्स मेन फ्लक्स को करेगा विचुंबकित करेगा, कम करने की कोशिश करता है, और इसे ही डायामैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। विशाल जोरम जी गुड मॉर्निंग, इसे ही डायामैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। अब इस इफेक्ट को कम किस प्रकार से किया जा सकता है, अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब मेरा मेन फ्लक्स देखो मुख्य फ्लक्स को घटाता है, तो क्या होता है, इस समय उत्पादित ईएमएफ का मान कम हो जाता है। तो इस समय पे क्या होता है, जो मेरा ईएमएफ जनरेट हो रहा है उस ईएमएफ का मान कम हो जाता है। अब मेरा ईएमएफ क्या हो गया, मुझे तो चाहिए था इतना, लेकिन मुझे मिल कितना रहा है, इतना, मुझे ईएमएफ मिल कितना रहा है, बहुत कम। तो इस प्रभाव को नष्ट करने के लिए या इस प्रभाव को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरपोल वाइंडिंग, ठीक है, सॉरी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग करेंगे। तो अब देखिए आर्मेचर रिएक्शन के कारण कौन कौन से फॉल्ट उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए मेन फ्लक्स है उसकी एक रूपता। अच्छा अब देखो यहां पे क्या हुआ, इसे कंपेंसेटिंग वाइंडिंग लगाकर दूर किया जाता है। तो इस दोष को कंपेंसेटिंग वाइंडिंग लगाकर
दूर किया जाता है। ठीक है, ये चीज समझो कि डायमैग्नेटिक इफेक्ट को दूर कैसे करेंगे, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग लगा के। अब कंपेंसेटिंग वाइंडिंग करेगी क्या, और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूं देखो, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग CW हमेशा आर्मेचर के सीरीज में लगेगी। कंपेंसेटिंग वाइंडर हमेशा आर्मेचर की सीरीज में। अब सीरीज में लगने का फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा देखो, सीरीज में जैसे ही मेरी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कनेक्ट हो जाएगी तो देखो जो मेरा ईएमएफ कम हो गया था, अब ये वाइंडिंग एक्स्ट्रा लगी तो ये अपना एक ईएमएफ भी पैदा करेगी। अब ये ईएमएफ पैदा कर रही है तो जो मेरा ईएमएफ कम हो रहा था उतना ही ईएमएफ मुझे ये कंपेंसेटिंग वाइंडिंग दे रही है। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, मुझे इतना ईएमएफ चाहिए था लेकिन डायमैग्नेटिक की वजह से इतना मिल रहा था, लेकिन कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इतना लेके आई और कुल मिलाकर मुझे जितना चाहिए था उतना मिल गया। तो इसीलिए डायमैग्नेटिक इफेक्ट जो कि मेरे ईएमएफ को कम करती है, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, तो आप लोग क्या टिक करोगे दोस्तों, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग लगाई जाती है। या फिर कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो ईएमएफ को बढ़ाकर आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को कम करने के लिए किया जाता है। हाँ विशाल जी पहचान लिया, आप कल ही तो आए थे, विशाल जी जान गए आपको, तो ठीक है, ये वाला चीज क्लियर है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, विचुंबकन प्रभाव भी। और एक क्वेश्चन और, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग हमेशा आर्मेचर के सीरीज में लगाई जाती है। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी आता है। ठीक है, कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को किस प्रकार से लिया जाता है, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को किस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है, हमेशा सीरीज में कनेक्ट करता है। अब देखो मेन जो आर्मेचर रिएक्शन है उसकी वजह से होता क्या है, जो मुख्य फ्लक्स है उसकी एक रूपता, उसकी समानता नष्ट हो जाती है, बिल्कुल। दूसरा ये विचुंबकन प्रभाव पैदा करता है जिसकी वजह से मेरे ईएमएफ की वैल्यू घट जाती है। ठीक है, और एमएनए से जो जीएनए था, ब्रश को मैं एक जगह से दूसरी जगह खिसका रहा हूं तो क्या होगा, स्पार्किंग होती है। जब भी ब्रश को एक जगह से दूसरी जगह आप खिसकाते हो तो हमें किस चीज का सामना करना पड़ सकता है, स्पार्किंग का सामना पड़ सकता है। अब स्पार्किंग होगी तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब इन सबको दूर करना पड़ता है। तो देखिए आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को दूर किस तरह से करते हैं। ठीक है, प्रभावों का निराकरण। प्रभावों का निराकरण, कि आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो अब इसमें सबसे पहला क्या आया, जो हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था, प्रतिचुंबकीय प्रभाव का निराकरण। प्रतिचुंबकीय प्रभाव का निराकरण क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है। हम क्या करते हैं जब भी प्रतिचुंबकीय प्रभाव होता है, मैंने आपको बताया था ब्रशों को खिसकाकर, भाई ब्रशों को खिसकाकर जीएनए से एमएनए पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो चीज समझ गए कि ब्रशों को घुमा करके जीएनए से एमएनए पर शिफ्ट कर दिया जाता है और इसकी मदद से हमारे क्या होता है, प्रतिचुंबकीय प्रभाव नष्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, ब्रशों पर स्पार्किंग भी कम हो जाती है और ईएमएफ भी। अब ये करने से क्या हुआ, ईएमएफ का मान बढ़ जाता है, तथा स्पार्किंग भी कम होती है, जो ब्रशों पर स्पार्किंग होने वाली है वो भी कम होती है। चलिए करण गुड मॉर्निंग, है ना। चलिए अब हो गया प्रतिचुंबकीय प्रभाव का निराकरण, अब आएगा विचुंबकन प्रभाव का निराकरण। विचुंबकन प्रभाव का निराकरण, ठीक है। अब विचुंबकन प्रभाव का निराकरण हम किस प्रकार करते हैं कि इस प्रभाव के निराकरण के लिए छोटे जनरेटर में तो फील्ड वाइंडिंग की एम्पीयर टर्न बढ़ा देंगे। अब मानो अगर छोटा जनरेटर है तो वहां कंपनसेटिंग वाइंडिंग ना देकर हम लोग फील्ड वाइंडिंग में एम्पीयर टर्न बढ़ा देंगे। लेकिन जब बड़े जनरेटर की बात आएगी तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं। अच्छा वो मैंने बोला था, वो सॉरी गलत बोल दिया था, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को हम लोग फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में
जोड़ते हैं, ठीक है। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को सीरीज फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जो आर्मेचर के साथ सीरीज में वाइंडिंग की जा रही थी वहां पे फील्ड वाइंडिंग, मतलब हाँ सॉरी सही है, गलत नहीं है। देखो अब यहाँ में देखो आपको क्या कह रहा है, ये जो बुक में क्या लिखा है देखो, गलत लिख देते हैं बुक में। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्या कह रहा है कि आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट फील्ड वाइंडिंग। अब सीरीज की जो फील्ड वाइंडिंग उसमें लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे ये मैंने लगा दी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। तो भाई ये कंपेंसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर के साथ भी तो सीरीज में है। क्या ये कंपेंसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में नहीं है? बिल्कुल भाई, ये वाइंडिंग इसके साथ भी सीरीज में, इसके साथ भी सीरीज में। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग हमेशा आर्मेचर के या फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में लगाते हैं। देर आए दुरुस्त आए, चलिए जोरदार ताली से करण का, हाँ करण का और करण का भाई राजवीर आ नहीं रहा अभी। तो क्या आपको ये दोनों चीज समझ आ गई कि किस तरह से हम लोग कंपेंसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं या किस प्रकार से हम लोग अपना काम करते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझो, देखो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग किस तरह से लगी होगी। इधर ध्यान दो सब लोग, ये होती है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है। ये तो हो गई भाई शंट की वाइंडिंग, ठीक है। ये है मेरी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग और ये है मेरी सीरीज वाइंडिंग। तो आर्मेचर के साथ सीरीज और सीरीज फील्ड वाइंडिंग और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहती है। क्या ये चीज आप लोगों को समझ आई? निराकरण जो मैंने आपको पढ़ाया कि भाई प्रतिचुंबकन प्रभाव का निराकरण तो जीएनए से एमएनए पर शिफ्ट करके कर देंगे, और विचुंबकन प्रभाव का निराकरण हम किस प्रकार से करेंगे, हम लोग कंपेंसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं आर्मेचर के साथ सीरीज में। इतना टॉपिक क्लियर है तो बताओ आगे की तरफ बढ़े। भाई इतना टॉपिक क्लियर है तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सयन दास सर इंटरपोल के बारे में बोलिए ना। भाई सयन दास जी, अब हम इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कम्यूटेशन, और कम्यूटेशन के अंदर आएगा इंटरपोल वाइंडिंग। और चलिए श्याम दास जी, आप क्या पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े हैं? श्याम दास जी आप पहली बार चैनल पे जुड़े हैं क्या? कमेंट करके बताइए। चलिए अब ये टॉपिक हो गया तो इसे हम लोग हटा देते हैं, फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि श्याम दास जी कह रहे हैं। इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो वो बताइए, बाकी आगे इंटरपोल तो हम लोगों को पढ़ना है ही। चलिए अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला टॉपिक कम्यूटेशन। कम्यूटेशन, ठीक है। चलिए कम्यूटेशन को लिख देता हूं। चलिए तो श्याम दास जी, चलिए सो देखिए कम्यूटेशन होता क्या है कि हमने आपको आर्मेचर पढ़ाया था, ये था आपका आर्मेचर, ठीक है, और ये था आपका कम्यूटेटर, ठीक है। ये हमारा कम्यूटेटर था, और यहाँ पे कम्यूटेटर के दोनों तरफ क्या लगे रहते हैं दोस्तों? लगे रहते हैं ब्रश। कम्यूटेटर के दोनों तरफ ब्रश लगे रहते हैं। तो जब भी ये मेरा आर्मेचर घूमता है, ठीक है, ये क्या है? अपना आर्मेचर है। तो जब भी मेरा आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर के साथ ये जो कम्यूटेटर है इसके अंदर देखो इस तरह से सेगमेंट लगे रहते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, जितनी यहाँ से वाइंडिंग निकलती है। तो ये आर्मेचर के साथ मेरा कम्यूटेटर भी घूमेगा। अब जब मेरा कम्यूटेटर घूमता है तो उसके साथ जो कनेक्टेड ब्रश है वो भी घूमते हैं, और एक बार में कम्यूटेटर ब्रश के एक सेगमेंट, एक के साथ एक सेगमेंट टच होता है। भाई एक सेगमेंट इसके साथ टच होगा, एक इसके साथ टच होगा, तो एक बार में दो सेगमेंट टच होते हैं। एक बार में मेरे दो सेगमेंट टच होते हैं, यानी कि उस टाइम पे क्या होगा? ब्रश से जुड़ी दो कॉइल शॉर्ट सर्किट होती है, दो कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं, ठीक है। तो जब भी ब्रश जुड़े रहते हैं तो उनसे क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और शॉर्ट सर्किट के पश्चात इन कॉइल में से, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गए, और शॉर्ट सर्किट देखो ऐसी, मतलब शॉर्ट सर्किट के पश्चात क्या होता है? धारा की दिशा बदल जाती है, धारा की दिशा बदल जाती है। अब भाई जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगी तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद धारा की दिशा भी बदल जाती है, ध्यान रखो। तो क्या होता है? इन कम्यूटेटर सेगमेंट, ये जो कम्यूटेटर है इसके अंदर ये जो ये ना ये लाइन है, इसे क्या कहते हैं? सेगमेंट।
अब जब ये दो ब्रश आपस में कनेक्ट, अब मेरा ये चीज तो घूमती रहेगी और ब्रश कनेक्टेड है, तो एक बार में दो सेगमेंट टच होंगे, दोनों ब्रश के साथ एक एक सेगमेंट टच हुआ, और जिस टाइम पे वो दो सेगमेंट टच हुए तो वो दोनों टच होने के बाद क्या हो गया, दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए, और शॉर्ट सर्किट होते उनकी दिशा बदल गई। फिर अगले वाले दो होंगे, फिर दो होंगे, फिर दो होंगे, फिर दो होंगे, इस तरह से सबकी दिशा बदलती रहती है। तो कम्यूटेटर जो काम करता है, देखो कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर यानी कि दिक् परिवर्तक, जब मैंने आपको समझाया था तो देखो ये AC को तो DC में परिवर्तित करता है और साथ ही साथ DC को AC में भी परिवर्तित करता है। तो AC को DC में और DC को AC में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, कम्यूटेटर करता है। ये चीज समझे कि AC को तो DC में परिवर्तित करता है और DC को AC में परिवर्तित करने का काम करता है कम्यूटेटर। किस प्रकार करता है ये जो काम करता है कम्यूटेटर, धारा की दिशा को परिवर्तित करके, धारा की दिशा को परिवर्तित करके, तो ये धारा की दिशा को परिवर्तित करके हमारे कम्यूटेटर में AC को DC में व DC को AC में परिवर्तित कर देता है। चलिए सौरभ दत्ता सर हाउस वायरिंग थ्योरी वीडियो दीजिए। हाउस वायरिंग की थ्योरी वीडियो सौरभ जी जरूर प्रोवाइड करेंगे। अभी आपका ITI कंप्लीट हो चुकी है क्या? आप अगर मेरे प्रैक्टिकल वाली लिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, एक बार जरूर देखें। और हाउस वायरिंग की थ्योरी वीडियो, बिल्कुल थ्योरिटिकल वीडियो अगर आपको सिर्फ चाहिए तो आप लगातार बने रहिए। सर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आएगा? फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने में टाइम है। मैं आपको यहीं पे हाउस वायरिंग किस तरह से की जाती है वो पूरा डिटेल में समझा सकता हूँ। अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो डिटेल में हाउस वायरिंग यहाँ पे आप किस तरह से करना चाहते हो, कंसील्ड से करना चाहते हो या फिर केसिंग केपिंग से करना चाहते हो, सारी चीजें मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, बस आप लगातार बने रहिए। तो ये समझ आ गया कम्यूटेशन क्या करता है, AC को DC में, DC को AC में कैसे धारा की दिशा को परिवर्तित करके। और कम्यूटेशन प्रोसेस जो ये AC को DC में व DC को AC में परिवर्तित करता है उस प्रोसेस को कम्यूटेशन कहते हैं। वो कैसे होता है, दो कॉइल आपस में शॉर्ट सर्किट होंगी ब्रश की मदद से, और उन दोनों के शॉर्ट सर्किट की मदद से करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, और जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो मेरा को AC से DC में परिवर्तन हो जाएगा। अब कम्यूटेशन दो तरह का होता है। कम्यूटेशन कितने तरह का होता है दोस्तों? कम्यूटेशन मेरा दो तरह का होता है। ठीक है, सॉफ्ट कम्यूटेशन और रफ कम्यूटेशन। कम्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सॉफ्ट कम्यूटेशन यानी कि स्मूथ कम्यूटेशन। स्मूथ कम्यूटेशन, और दूसरा होता है रफ कम्यूटेशन। दूसरा क्या होता है, रफ कम्यूटेशन। चलिए, स्मूथ कम्यूटेशन और रफ कम्यूटेशन नाम से हमारे पास दो कम्यूटेशन अवेलेबल हैं। अब देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। सर याद है ये तो, हाँ बिल्कुल, पवन तो क्लास में रहता था तो पवन को अच्छे से याद है। जब आर्मेचर कॉइल में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो ये देखो स्मूथ कम्यूटेशन क्या है कि जब आर्मेचर कॉइल में धारा की दिशा में परिवर्तन, ठीक है, धीरे धीरे होता है तो उसे स्मूथ कम्यूटेशन कहते हैं। तो लिख देता हूं, जब धारा की दिशा, जब धारा की दिशा में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है, तब उसे क्या कहते हैं, स्मूथ कम्यूटेशन। ठीक है, स्मूथ कम्यूटेशन। लेकिन जब धारा की दिशा में परिवर्तन, जब धारा की दिशा में परिवर्तन तीव्रता से होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रफ कम्यूटेशन। तो बस ये ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछेगा, बताइए कम्यूटेशन प्रोसेस में जब धारा की दिशा में परिवर्तन तेजी से होता है तो उसे क्या कहते हैं, रफ कम्यूटेशन, और जब धीरे धीरे होता है तो उसे स्मूथ कम्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज आप लोगों की समझ आई या नहीं आई? देखिए इतना ज्यादा लिख रहे हैं तो मार्कर भी खत्म हो चुका है। चलिए अब्दुल समीर, देखो भैया चैनल जो है हमारे सर का वो है बिल्कुल अमेजन जैसा। यहाँ आओ, प्राइमरी से जॉब तक का सफर कैसे तय करना है सब पता चल जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही बोला समीर ने। अच्छा, श्याम दास जी कह रहे थोड़ा इंग्लिश में बोले, तो श्याम दास जी आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, है ना, बट एंड आई कैन ऑल्सो टेल यू एवरीथिंग ऑन बोर्ड इन इंग्लिश, बट there are many students who cannot understand English properly, but I am trying that many of words like technical words I am written in English like commutation, smooth, ठीक है, and we can say that धारा, धारा is what, current, and disha is what, direction. If you don't know the Hindi name then I can't think you can understand in English also. ठीक है, first of all you have to know
व्हाट इज दिशा, ठीक है, व्हाट इज दिशा, दिशा मीन डायरेक्शन। सो व्हेन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट इज स्लोली, दिस इज कॉल्ड स्मूथ कम्यूटेशन, एंड व्हेन द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज फास्ट, दैट इज कॉल्ड रफ कम्यूटेशन। ओके, सो आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। I'll try that many of words I can speak in English, but due to some you know, many of students are from Hindi background, so for their convenience I am speaking in Hindi. So if you have any problem or you have any doubt, then you can comment and I'll answer them in English only. Okay, only if you have problem, otherwise आई एम स्पीकिंग। और अब मैं बताता हूँ कि देखिए क्या होता है, हिंदी में समझाता हूँ आपको कि हम टेक्निकल शब्द को इंग्लिश में पढ़ते हैं, बाकी जितने भी शब्द हम हिंदी में ही करते हैं, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड है वो मैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जो कुछ शब्द है, ठीक है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ वो हिंदी है और टेक्निकल शब्द तो हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो सो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अभी जो इंग्लिश बोला समझ आ गई ना, मैं बेसिक इंग्लिश बोलता हूँ, ठीक है, इतना कोई बहुत अच्छी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, हाँ, बट काम चलाओ इंग्लिश हम लोगों को आती है। चलिए, तो कम्यूटेशन प्रोसेस हो गई। अब कम्यूटेशन प्रोसेस में हमें ये देखनी है कि कम्यूटेशन सुधारने की विधियां, ठीक है, कम्यूटेशन सुधारने की विधियां। तो कम्यूटेशन इंप्रूवमेंट मेथड, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, कम्यूटेशन मेथड सुधारने की विधियां। लाइक करो, फॉलो करो। चलिए, सबसे पहली क्या विधि है, ईएमएफ कम्यूटेशन विधि। सबसे पहली विधि क्या है, ईएमएफ सबसे पहला पॉइंट आता है ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड, ठीक है। अब ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड के अंदर क्या आता है कि हमें ईएमएफ मेथड लगाना है कम्यूटेशन के अंदर, ठीक है, कि कम्यूटेशन प्रोसेस को मुझे इंक्रीज करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगी हमें, तो बिल्कुल, मतलब मैं मिक्स लैंग्वेज में ही पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो अब आर्मेचर रिएक्शन जब हम जब कम्यूटेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंस वोल्टेज का प्रभाव आता है, रिएक्टेंस वोल्टेज का प्रभाव। और रिएक्टेंस वोल्टेज के प्रभाव को खत्म करने के लिए विपरीत दिशा में इंटरपोल की सहायता से ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है। तो देखो, एक होता है रिएक्टेंस वोल्टेज, रिएक्टेंस वोल्टेज, और रिएक्टेंस वोल्टेज मैंने आपको बताया, रिएक्टेंस होता है एक्स होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट होता है, तो रिएक्टेंस वोल्टेज के प्रभाव को, इसके वोल्टेज के प्रभाव को कम करने के लिए, इंटरपोलर वाइंडिंग की मदद से विपरीत दिशा में ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है, विपरीत दिशा में ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि रिएक्टेंस वोल्टेज का प्रभाव पड़ता है कम्यूटेशन, और कम्यूटेशन में रिएक्टेंस वोल्टेज के प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग इंटरपोल वाइंडिंग करते हैं। किस प्रकार करते हैं इंटरपोल वाइंडिंग, हम लोग विपरीत दिशा में ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए। तो डीसी जनरेटर में मेन पोल के मध्य छोटे छोटे इंटरपोल, जो मुख्य पोल है ना, उनके पास छोटे छोटे इंटरपोल लगाए जाते हैं और इनकी संख्या मुख्य पोल के समान। तो ये देखो, यहां लिखेंगे, इनकी संख्या मुख्य पोल के समान होती है, इनकी संख्या मुख्य पोल के समान होती है, मुख्य पोल के समान होती है, इनकी संख्या जो है मुख्य पोल के समान होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इंटरपोल वाइंडिंग को कहां जोड़ा जाता है, इंटरपोल वाइंडिंग को कहां और किसके साथ जोड़ा जाता है, तो देखो, किसे आर्मेचर, इंटरपोल वाइंडिंग को इसे आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है, आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है। जब भाई आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाएगा तभी तो ये ईएमएफ को बढ़ाने का काम करेगा। ईएमएफ कहां पैदा होता है, आर्मेचर में, तो आर्मेचर के सीरीज में तो जोड़ना पड़ेगा। तो एक चीज ध्यान रखो, चाहे कंपेंसेटिंग वाइंडिंग हो चाहे इंटरपोल वाइंडिंग हो, ये हमेशा आर्मेचर के सीरीज में जोड़ी जाएगी। लेकिन कंपेंसेटिंग वाइंडिंग तो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करते हैं, और इंटरपोल वाइंडिंग रिएक्टेंस वोल्टेज, ये देखो श्यामदास जी पूछ रहे थे, रिएक्टेंस वोल्टेज के प्रभाव को कम करने के लिए, संगीता जी गुड मॉर्निंग, लेट आ गए, ठीक है, रिएक्टेंस वोल्टेज के प्रभाव को नगण्य करने के लिए हम लोग इंटरपोल वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इंटरपोल्स की पोलैरिटी मुख्य पोल के समान ही होती है,
इंटरपोल्स की पोलैरिटी, और पोलैरिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है? ध्रुवता। ध्रुवता मुख्य पोल के समान ही होती है, मुख्य पोल के समान ही होती है। तो अब बताओ कि जो आपका ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड है, और या फिर मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास जो चीज है क्या, इंटरपोल वाइंडिंग, क्या उसके बारे में आपको कोई डाउट है? इंटरपोल वाइंडिंग में क्या आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। And I also the student of English medium. Okay, Abdul Samir, we know that you are a student of English medium and you are a very मजाकिया टाइप of person. Okay. माया सुथार जी, गुड मॉर्निंग माया जी, आपका स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। माया जी, क्या आप पहली बार क्लास में आए तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और कहाँ से हैं ये भी बताएं। चलिए, अगला जो मेथड है हमारा, अगला मेथड का नाम क्या है? ईएमएफ कम्यूटेशन हो गया। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड। अगला नाम है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड। अब रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है? देखिए, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड में कहता है इस विधि में हम लोग अधिक रेजिस्टेंस, अधिक कार्बन रेजिस्टेंस वाले, अधिक प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रश, अब जो ब्रश है हम वो अधिक रेजिस्टेंस वाले कार्बन ब्रश का उपयोग करेंगे। अब ज्यादा रेजिस्टेंस वाले कार्बन ब्रश का उपयोग करने का फायदा क्या है कि शॉर्ट सर्किट के समय करंट धीरे धीरे, भाई रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट का मान कम हो गया, अब करंट धीरे धीरे परिवर्तित होती है जिसकी वजह से चिंगारी नहीं लगती। तो देखिए यहां लिख देते हैं अधिक प्रतिरोध यानी कि आर, अधिक प्रतिरोध वाले, अधिक प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रश का, कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है जिससे, अधिक रेजिस्टेंस वाले कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है जिससे क्या होता है, कम्यूटेशन के समय चिंगारी उत्पन्न नहीं होती है, चिंगारी उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो भाई अधिक रेजिस्टेंस वाला कार्बन ब्रश है तो उस समय क्या होगा, धारा भी धीरे धीरे परिवर्तित होगी और जिसकी वजह से चिंगारी लगने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये था दोस्तों ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड और रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड। अब ये बताओ, सब लोग कमेंट करेंगे, 12-13 जने क्लास में अभी प्रेजेंट है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जिसने वीडियो लाइक नहीं करी वो वीडियो को लाइक भी करेगा। और बताओ क्या आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई? ये जो मैंने समझाया कम्यूटेशन मेथड आप लोगों के पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? कि भाई ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड के अंदर तो हमने क्या करा, सिंपली इंटरपोल वाइंडिंग जोड़ दी जो कि आर्मेचर रिएक्शन के रिएक्टेंस वोल्टेज के प्रभाव को कम कर रही थी। ठीक है, और रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड में मैंने अधिक रेजिस्टेंस वाले कार्बन ब्रश का इस्तेमाल करा जिसकी मदद से करंट धीरे धीरे चेंज होगी, और करंट धीरे धीरे चेंज होगी तो स्पार्किंग की संभावना भी कम हो जाएगी। फटाफट से सब लोग ये कमेंट करके बता दो मुझे जल्दी से, तुरंत। चलिए, सभी ज्यादातर बच्चों को कमेंट आ गया, जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो वो कमेंट कर दें। सर नींदों में उठा कर पूछ लें अब तो कोई, अच्छा क्या बात है, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, बहुत बढ़िया। अब देखिए इंटरपोल वाइंडिंग के बारे में आपको बता दें कि इंटरपोल वाइंडिंग की जो पोलैरिटी या पोल्स होते हैं वो मुख्य पोल्स के बराबर होती है। ये क्या करते हैं, ये इंटरपोल वाइंडिंग कम्यूटेशन प्रोसेस को इंप्रूव करने का काम करते हैं। यानी कि इंटरपोल वाइंडिंग लगा के एक नया ईएमएफ पैदा हो गया। अब ये ईएमएफ जो कम्यूटेशन की मदद से था उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि ओवरऑल मेरी एफिशिएंसी बढ़ाता है, प्लस स्पार्किंग को कम कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंटरपोल मेरे मेन एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है,
इंटरपोल वाइंडिंग की मदद से मेरी जो एफिशिएंसी है वो 25 से 30% बढ़ जाती है, 25 से 30% बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो ये ईएमएफ उत्पन्न करता है विपरीत दिशा में। ये ईएमएफ कैसे उत्पन्न करता है? विपरीत दिशा में ईएमएफ उत्पन्न करता है। अब ये विपरीत दिशा में जो ईएमएफ उत्पन्न कर रहा है वो क्या कर देता है, जो पहले से ईएमएफ है कम्यूटेशन के कारण, ठीक है, देखो एक तो हो गया कम्यूटेशन के कारण ईएमएफ, कम्यूटेशन का ईएमएफ। अब कम्यूटेशन का ईएमएफ तो है और मेन ईएमएफ है, जो एक मेन ईएमएफ आर्मेचर के द्वारा पैदा हो रहा है। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने एक इंटरपोल वाइंडिंग लगा दी, मैंने एक इंटरपोल्स वाइंडिंग लगा दी। अब एक इंटरपोल वाइंडिंग का ईएमएफ होगा तो मैं मान लेता हूं अगर ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव था, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइज करके जीरो कर देते हैं। तो मेरा मेन ईएमएफ एज इट इज बना रहता है। अब साथ ही साथ इसने स्पार्किंग कम कर दी, और स्पार्किंग कम कर दी तो मेरी टोटल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, 25 से 30% मेरी एफिशिएंसी हो जाती है। रुक, क्लास होने के बाद कॉल करके पूछता हूं तुझसे। हाँ तंजिल, इससे क्लास खत्म होने के बाद कॉल करके पूछ लेना। तो इंटरपोल वाइंडिंग के बारे में शान दास अगर क्लास में प्रेजेंट है तो बताएं कि शान दास जी आपको इंटरपोल वाइंडिंग के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं। शान दास जी एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपको इंटरपोल वाइंडिंग के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए। चलिए, अब आप ये चीज देखिए कि अभी तक हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अब देखिए अभी जैसे 20 मिनट लगभग रह गए हैं, तो अभी हम पैरेलल ऑपरेशन पढ़ेंगे। इसके बाद कल वाली क्लास में हम लोग डेफिनेटली ये वाला चैप्टर को श्रद्धांजलि अर्पित कर देंगे, ठीक है। हाँ 101% कल इस चैप्टर को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। बस अभी हमें ये पैरेलल ऑपरेशन पढ़ना है। तो कल सभी लोगों को क्या करना है, एक फूल की माला, एक नारियल, एक अगरबत्ती लेके आनी है, और इस चैप्टर को कल हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अब लेकिन यहाँ हमें पढ़ना है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर, यानी कि डीसी जो जनरेटर है उनको पैरेलल में चलाने की। बहुत सारे जनरेटर को क्या करना है, 1 2 3 ये जनरेटर है। अब हमें इन सारे जनरेटर को क्या करना है, पैरेलल में इन सभी जनरेटर को चलाना है। लेकिन सबसे पहली चीज ये आती है कि जनरेटर को पैरेलल में चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जनरेटर को पैरेलल में आप चला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इस चीज को समझना है। तो देखिए इस चीज को समझते हैं। पैरेलल में चलाने के लिए देखिए क्या आवश्यकता पड़ी। एक मान लो कि मेरे पास एक जनरेटर था, ये मेरे पास सिंगल जनरेटर था। अब इस जनरेटर से मैं क्या कर रहा था, 3 घरों को सप्लाई दे रहा था, ठीक है। टोटल 1 2 और 3 घरों को सप्लाई दे रहा था, तो ये बराबर चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, एक कंडीशन ऐसी आई कि जब यहाँ पे घरों की संख्या बढ़ गई तो 5 घर हो गए। अब जैसे ही 5 घर हुए तो इस लोड जनरेटर की कैपेसिटी थी 4 घरों को देने की। पहले तो 3 घरों को आराम से दे रहा था, 14 कराया उसको भी देते, लेकिन जैसे ही 5वां कराया अब इसकी कैपेसिटी घटने लगी। तो अब क्या होगा कि भैया अब मुझे एक दूसरा जनरेटर लगाना पड़ेगा, इस 5वें घर को देने के लिए बिजली लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या उस 5वें घर को देने के लिए क्या मैं इस जनरेटर को पहले हटाऊं और इसकी जगह नया लगाऊं, तो ये तो वेस्ट हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस जनरेटर के साथ साथ कपल करके मैं एक दूसरा जनरेटर लगा देता हूं। अब उसकी कैपेसिटी भी मान लो 4 घर की है, तो अब ये 5वें घर को सप्लाई मैं इससे दूंगा, और अगर आगे भी कोई घर जुड़ते हैं तो वो इसके थ्रू सप्लाई ले सकते हैं। तो इसीलिए देखिए लोड की डिमांड को, यानी कि जब लोड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तब हम लोग जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। या फिर मैं ऐसा कहूं कि कंडीशन ऐसी आती है कि मान लो इससे 4 जुड़े हुए हैं, लेकिन ये हुआ किसी कंडीशन पर खराब हो गया, ये भाई ये मेरा जनरेटर खराब हो गया। अब जब तक ये ठीक होकर नहीं आएगा तो इन सभी घरों में तो बिजली की सप्लाई बाधित हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन बिजली की सप्लाई लगातार बनी रहे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में लगाया तो थोड़े समय के लिए इन घरों को सप्लाई कहां से दी जाएगी, दूसरे जनरेटर से दी जाएगी। तो एक तो ये हुआ कि अधिक लोड होने पर हम लोग पैरेलल ऑपरेशन लगाएंगे। दूसरा, किसी जनरेटर की मेंटेनेंस करनी हो तो उस समय भी हम पैरेलल में जनरेटर जुड़ा उसकी मदद ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जनरेटरों का पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं पैरेलल ऑपरेशन के बारे में, आपको कुछ भी बताओ। 14 जने हैं, 14 जनों का एक साथ कमेंट आना चाहिए। 14 जने हैं, 14 जनों, 14 15 16 जितने भी जने उन सभी का कमेंट आना चाहिए, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, ठीक है, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। चलिए अभिषेक मेघवंशी को पैरेलल ऑपरेशन के बारे में बताएं, बाकी लोग भी बताएं। सभी लोग कमेंट करेंगे। संजय जी आज लेट हो गए।
सभी लोग कमेंट करेंगे, मतलब सभी लोग। साहिल लेट आया है। चलिए, तो देखिए 3 चीजों मैंने आपको समझाया कि भैया लोड की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, लोड कितना भी हो पैरेलल ऑपरेशन की मदद से। दूसरा, लोड कम है या ज्यादा उसके अनुसार मैं पैरेलल ऑपरेशन कर सकता हूं। और तीसरी बात, मेंटेनेंस पर्पस के लिए भी हम लोग पैरेलल ऑपरेशन होते हैं। तो करण आ गया, साहिल, तंजिल, संजय, संगीता, जतिन, पवन, अभिषेक। चलिए बस इतने ही लोग हैं। कब का आ गया? और मैंने तो अभी कमेंट देखा है तेरा। अभी तक भैया इस नाम से कोई कमेंट आया नहीं, साहिल के नाम से अभी तक तुम्हारा अब आ जाके कमेंट आया। इतने सारे बच्चों में से देखिए 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों को कमेंट आए हैं। माया जी का आ गया कमेंट। चलिए माया जी, डेली 10 बजे लाइव क्लास होती है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपको बताना चाहिए, आप डेली लाइव जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, ठीक है। डेली 10 बजे क्लास होती है। ये चैप्टर का खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग डीसी मोटर वाला चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डीसी मोटर वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया पैरेलल जनरेटर का, ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर। लेकिन यहां जो काम की बात है करने के लिए, वो देखिए क्या है। पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं, ठीक है, कि आवश्यक शर्तें पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए। आवश्यक शर्तें क्या होती है? सबसे पहली, दोनों जनित्रों की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति, आवृत्ति समान होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, दोनों जनित्रों का फेज सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। फेज सीक्वेंस बोले तो आर वाई बी, अगर इसका है तो दोनों का ही आर वाई बी होना चाहिए, ठीक है। फिर वोल्टेज रेटिंग समान होनी चाहिए, वोल्टेज रेटिंग समान होनी चाहिए, ठीक है। बस जो टर्मिनल वोल्टेज रेटिंग होती है वो समान होनी चाहिए। तो ये देखिए, जनरेटर में फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए और वोल्टेज रेटिंग समान होनी चाहिए। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो कि होने चाहिए जनरेटरों का पैरेलल ऑपरेशन करते समय। ईएस लिए लेट आते हो? अच्छा, आपके कॉलेज से 10 बजे क्लास होती है, कोई बात नहीं। अब देखिए पैरेलल ऑपरेशन किस प्रकार करेंगे। ये मानो ये बस बार है फेज न्यूट्रल की, तो एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, और ये जनरेटर को पैरेलल, बीच में हालांकि काफी सारी चीजें लगेंगी, ऐसा नहीं है। फिर ये आया और ये आया, तो यानी कि देखो दो फेज न्यूट्रल के वायर निकल रहे हैं। मैं कहता हूँ फेज एक न्यूट्रल का वायर निकल रहा है। तो ये जो फेज न्यूट्रल की सप्लाई है, ये इस जनरेटर से भी ले रहा है G1 से, और ये G2 से भी ले रहा है। तो दोनों जनरेटरों से इसको सप्लाई मिल रही है। तो बस ये हो गया मेरा पैरेलल ऑपरेशन, ये हो गया पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर, ठीक है। और हालांकि इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ा भी जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्विच की सहायता से इन दोनों को एक दूसरे से भी जोड़ा जाता है। इस तरह का कुछ सिंपलेस्ट डायग्राम होता है। हाँ, ऊपर 10:19 पे कमेंट है तो सही। साहिल का 10:19 पे आया था, 20 मिनट लेट आया था साहिल। आज कितने मिनट भी लेट आया था साहिल? 20 मिनट लेट आया था। चलिए, तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब कल जो हमें क्लास कवर करनी है, तो अब ये बताओ, देखो अब यहाँ पे तुम लोगों की रजामंदी की बात है। मात्र 1 घंटे की जो क्लास होती है उसमें आपके बचे हैं अभी देखिए 10 मिनट। लेकिन अगर इन 10 मिनट के अलावा आप मुझे अपने 20 मिनट और दे दें, मतलब कि टोटल आधा घंटा और दे दें, तो मैं इस चैप्टर को आज ही खत्म कर दूंगा। अगर आप लोग 20 मिनट और देंगे तो मैं इस चैप्टर को आज ही खत्म कर दूंगा, वरना ये कल पे निर्भर हो जाएगा और हमारा एक दिन वेस्ट हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, इस चैप्टर को आज ही खत्म करें या कल करें? जिनके जो ज्यादा वोट आएंगे मैं वही काम करूंगा, तो इसलिए हर बच्चा कमेंट करे। अगर हर बच्चा अपनी बात मनवाना चाहता है तो कमेंट करें। आप 20 मिनट पढ़ने के लिए रेडी हो तो यस करो, और नहीं हो तो नो करो। 20 मिनट एक्स्ट्रा 1 घंटे के अलावा जल्दी जल्दी से कमेंट करो अगर आप लोग रेडी हो तो।
फटाफट कमेंट करो अगर सब लोग पढ़ने के लिए रेडी हो तो। सब लोग कमेंट करो। यस यस यस, चलिए तो सभी लोग रेडी हैं तो बस बिल्कुल अब देखो, अब आप बस बोर्ड पे देखो और आपका चैप्टर में खत्म कराता हूं। तो देखो डीसी जनरेटर में लॉसेस होते हैं, बिल्कुल डीसी जनरेटर में लॉसेस होते हैं। अब वो लॉसेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है कॉपर लॉसेस, यानी कि ताम्र हानियां। अब ताम्र हानियां कहां होगी? जहां कॉपर लगा होगा। कॉपर कहां होता है? सबसे पहले तो आर्मेचर के अंदर जो वायरिंग होती है वहां होता है। फिर फील्ड के अंदर, फील्ड के अंदर दो तरह की वाइंडिंग करता है, सीरीज और शंट, यानी कि सिर्फ तीन जगह पे मेरे, दो जगह पे कॉपर लॉस होगा, एक तो आर्मेचर के अंदर और एक फील्ड वाइंडिंग में। अब आर्मेचर के जो कॉपर लॉस होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको कल समझाया था, आई स्क्वायर आर कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है। अब अगर यही आर्मेचर के अंदर कॉपर लॉस हो रहे हैं तो देखिए आई स्क्वायर आर आएगा, लेकिन आर्मेचर का आई ए स्क्वायर आर है। सीरीज का होगा, अगर सीरीज का लॉसेज होगा तो आई सीरीज का आई एस सी आ जाएगा, आर एस सी, और यही काम अगर शंट में हो रहा था आई एस एच स्क्वायर आर एस एच हो जाएगा। बस इतना सा है कॉपर लॉस, ठीक है, इतना सा है आपको कॉपर लॉस के बारे में पढ़ना है। और कॉपर लॉस टोटल लॉसेस का 30 से 40% होता है। कॉपर लॉस, सॉरी, कॉपर लॉस टोटल लॉसेस का लगभग मैं कहूं 50 से 60% होता है, ठीक है, जिसमें आर्मेचर कॉपर लॉस होता है 20% से 30%। तो जो दोस्तों होता है आपका आर्मेचर कॉपर लॉस खा जाता है। उसके बाद क्या बचा हमारा? शंट फील्ड 20 से 30% ये खा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा होता, सॉरी शंट लिखेंगे, शंट में आएगा 20% से 30% लॉस तो ये खा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्मेचर कॉपर लॉस। अब आर्मेचर कॉपर लॉस के बाद आपका आता है आयरन लॉस, ठीक है। आर्मेचर कॉपर लॉस के बाद में हमारा आता है आयरन लॉस। अच्छा, अब इसमें आप लोग चाहो तो इंटरपोल वाइंडिंग है उसका भी जोड़ सकते हो भाई। इंटरपोल वाइंडिंग के अंदर कॉपर लॉस हो रहा है तो वो भी आई ए स्क्वायर आर ए हो जाएगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा? आई ए स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि इंटरपोल वाइंडिंग कनेक्टेड कहाँ है? आर्मेचर के साथ कनेक्ट है। लेकिन बस करंट तो सेम फ्लो होगी लेकिन रेजिस्टेंस का मान अलग आएगा, करंट सेम फ्लो होगी लेकिन रेजिस्टेंस का मान अलग आएगा। अब इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे आयरन लॉस। इसके बाद सेकंड नंबर पे देखिए लॉसेस में क्या आता है? आयरन लॉस, यानी कि हम इसे कहेंगे लौह क्षति, लौह क्षति या फिर लौह हानियां। अब आयरन लॉस दोस्तों दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब देखिए आपकी पूरी जो मैग्नेटिक पोल है वो आयरन के हैं, आर्मेचर हमारा आयरन का, तो दो तरह के होते हैं। भंवर धारा हानि सबसे पहला आता है, भंवर धारा, या फिर हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? एडी करंट, एडी करंट लॉस। और दूसरा होता है हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस हानि, ठीक है। हिस्टेरिसिस हानि को इस तरह से लिखते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। बोर्ड पे सबको क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। बोर्ड पे अगर किसी को किसी तरह से दिक्कत है दिखने में तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो एडी करंट लॉसेस का जो फॉर्मूला होगा, तो देखो लॉसेस का सिंबल होता है डब्ल्यू। अब एडी करंट है तो ये लगा दिया मैंने ई, डब्ल्यू ई मतलब लॉसेस एडी करंट की। तो ये क्या होता है? बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, बी एम स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। और अगर हम बात करें हिस्टेरिसिस लॉसेस की तो देखो लॉस की जगह डब्ल्यू आ गया, हिस्टेरिसिस है तो एच आ गया, और ये क्या होता है? बी एम 1.6, ठीक है। इसका फॉर्मूला है बी एम 1.6 इंटू एफ इंटू वी, और यहाँ पे एक चीज और आ जाती है नीटा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और आ जाती है नीटा कहा जाता है इसे। तो ये फॉर्मूला था एडी करंट का ये वाला और हिस्टेरिसिस लॉसेस का ये वाला। अब आपसे एग्जाम में सीधे सीधे ये दोनों फॉर्मूले पूछ ले जाते हैं, एग्जाम में सीधे सीधे हमसे ये फॉर्मूले पूछ ले जाते हैं। तो एडी करंट का हो गया बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, और हिस्टेरिसिस का हो गया नीटा बी एम 1.6 एफ इंटू वी। अब लेकिन भाई बी एम स्क्वायर क्या है, एफ क्या है, वी क्या है? तो देखिए बी एम क्या है? अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो बी एम क्या है? अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। एफ से क्या हो गया? एफ से तो हम सबको पता है भाई, एफ से तो फ्रीक्वेंसी ही होगी। एफ से क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। वी, वी फॉर क्या होगा? आयतन। तो वी से क्या होगा? कोर जो है आपकी आयरन की कोर है ना, तो वो कोर का आयतन कितना है भाई, उसने कितना एरिया कवर रखा है, वो हो गया कोर का आयतन। फिर बात आती है टी, तो टी का क्या होता है? वी, एफ का अपोजिट। देखो टी क्या होता है दोस्तों? टी का फॉर्मूला होता है 1/f। टी का फॉर्मूला होगा 1/f, ठीक है।
तो ये हो गया आपका पूरा जो भी यहाँ चीजें थी। और हाँ, नीटा की बात करें तो ये क्या होता है, नीटा होता है हिस्टेरिसिस नियतांक, हिस्टेरिसिस नियतांक, ठीक है, हिस्टेरिसिस नियतांक कहते हैं। तो ये देखो, ये हुआ आपका कॉपर लॉस, यानी कि आर्मेचर के सीरीज के अंदर, शंट के अंदर, इंटरपोल के अंदर। और आयरन लॉस दो तरह का होता है, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। एडी करंट लॉस को दूर करने के लिए हम लोग लेमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। एडी करंट हिस्टेरिसिस लॉस को दूर करने के लिए हम लोग लेमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। एडी करंट का फॉर्मूला होगा bm स्क्वायर f स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में टर्म सती सारी, और इसका होगा नीटा bm 1.6 f इंटू v, ठीक है। इतना सा सिंपल फॉर्मूला है, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, एक बार पिक्सल इंक्रीज कर लो। चलो मैं इंक फिल कर लेता हूं, बट आप लोग भी पिक्सल इंक्रीज कर लें जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई देगा। पायल जी गुड मॉर्निंग, और बहुत ही ज्यादा जल्दी आ गए हैं आज पायल जी हमारे बीच में। पायल जी आज इतना जल्दी कैसे आ गए आप? क्लियर है, मिटा दूं इसे? चलो अभी ये तो दिख गया ना, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आगे का पढ़ते हैं। चलिए, अब जो अंतिम हानि बचती है वो होता है मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस यानी कि यांत्रिक हानि, इंग्लिश में लिख देंगे इसे मैकेनिकल लॉस। चलिए, इंग्लिश में क्या लिख देंगे इसे, मैकेनिकल लॉस लिखेंगे। तो मैकेनिकल लॉस क्या होता है, जो आर्मेचर के अंदर बेयरिंग लगी है, शाफ्ट है, घूमने वाला हिस्सा है। अब घूमने वाला हिस्सा होगा तो उसकी वजह से घर्षण होगा, ठीक है। तो आर्मेचर के वायु के घर्षण के कारण, बेयरिंग के घर्षण के कारण तथा ब्रशों के कम्यूटेटर के साथ घर्षण के कारण जो लॉस उत्पन्न होते हैं उसे यांत्रिक हानियां कहते हैं। अब इसका मान लोड रहित अवस्था से फुल लोड अवस्था तक लगाया जाता है कि भाई जब लोड नहीं है तब फ्रिक्शन, तब लॉस कितना हो रहा है, और जब फुल लोड है तब लॉस कितना हो रहा है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब इसे हमने अलग अलग प्रकार से विभक्त कर दिया। डीसी मशीनों में जो लोड है, टोटल हानियां, मैकेनिकल लॉस समझ गए, घर्षण से होने वाली हानियां, घर्षण से होने वाली हानियां, घर्षण से होने वाली हानियां, तो ये सब आ गया मैकेनिकल लॉस के अंदर। अब देखें, सारी हानियों को मैंने अलग अलग हिस्से में बांट लिया। सबसे पहले आता है स्ट्रे हानियां, तो यहां लिख लेते हैं स्ट्रे लॉस। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रे लॉस की, उसके बाद में आएगा कांस्टेंट लॉस, उसके बाद हम बात करेंगे कांस्टेंट लॉस के बारे में। देखिए, अब स्ट्रे लॉस की बात करते हैं। स्ट्रे लॉस कौन से लॉस होते हैं, तो देखिए, जो आयरन के से या घूमने रोटेटिंग पार्ट की वजह से होते हैं, ठीक है, विदाउट लोड, मैं कहूं विदाउट लोड भी वो लॉसेस होंगे। तो वो कौन से लॉस हो गए, देखो, एक तो सबसे पहली चीज जो अभी मैंने आयरन लॉस पढ़ाया, आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस होते हैं। इसे आप कम तो कर सकते हो लेकिन नगण्य नहीं कर सकते। आयरन लॉस को कम किया जा सकता है लेकिन खत्म बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि भैया आयरन के पीस तो रहने वाले हैं। तो एडी करंट हिस्टेरिसिस लॉस होगा तो आप उसे कम कर सकते हो लेकिन खत्म बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो वो लॉस आते हैं स्ट्रे लॉसेस के अंदर। कौन कौन से लॉस आते हैं स्ट्रे लॉसेस के अंदर, एक तो आ गया आयरन लॉस और एक आ गया आपका मैकेनिकल लॉस। आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस दोनों के दोनों लॉस स्ट्रे लॉसेस के अंदर आते हैं। अब कांस्टेंट लॉस, तो देखो आयरन लॉस कांस्टेंट लॉसेस होते हैं, तो भाई आयरन लॉस आ गया जो कि कांस्टेंट लॉस होता है। अब साथ ही साथ आयरन लॉस के साथ साथ में मैकेनिकल लॉस भी कांस्टेंट है, क्योंकि भाई कोई चीज घूमेगी तो घर्षण होगा, तो मैकेनिकल लॉस भी कांस्टेंट लॉस की श्रेणी में आ गए। चलिए, लेकिन इसके साथ एक और देखिए, जो शंट कॉपर लॉस होते हैं वो होते कम है लेकिन कांस्टेंट होते हैं। तो यहां शंट के कॉपर लॉस, क्योंकि देखो एक चीज आपको अगर पता नहीं हो तो मैंने बताई नहीं थी कि सीरीज डीसी जनरेटर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है लेकिन शंट डीसी जनरेटर की स्पीड कांस्टेंट होती है, नियत। अब अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसमें होने वाले कॉपर लॉस का मान भी कांस्टेंट होता है। तो आर्मेचर के अंदर डीसी शंट जनरेटर एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, चाहे वो स्पीड हो चाहे कॉपर लॉस हो। तो इसीलिए जब कांस्टेंट लॉसेस की जब मैं बात करूंगा तो शंट कॉपर लॉसेस जरूर आएंगे, शंट कॉपर लॉस जरूर आएंगे। अब हम बात करेंगे वेरिएबल लॉस। शंट लॉस हो गए तो वेरिएबल लॉस। अब वेरिएबल लॉस क्या हो गए, अस्थिर लॉस जो कि बदलते रहते हैं। वेरिएबल लॉस हो गए अस्थिर लॉस जो कि बदलते रहते हैं। तो सबसे पहले बदलने वाले लॉस कौन से हैं लोड के आधार पर, आर्मेचर कॉपर लॉस, आर्मेचर का कॉपर लॉस। आर्मेचर के कॉपर लॉस के अलावा
सीरीज के कॉपर लॉस, भाई एक तो आर्मेचर के कॉपर लॉस बदलेंगे, एक सीरीज के कॉपर लॉस बदलते जाते हैं, तो आर्मेचर और सीरीज फील्ड के कॉपर लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, ये। अब बात करेंगे टोटल लॉस की, अब बात करते हैं टोटल लॉस की। तो अब बताओ कि दोस्तों टोटल लॉस में देखो ये दोनों लॉस में सारे लॉस कवर हो गए, तो हम क्या लिखेंगे टोटल लॉस के अंदर, कांस्टेंट लॉस प्लस वेरिएबल लॉस। अब ये बताओ लॉस वाला टॉपिक यहीं खत्म होता है। क्या आपको ये जो लॉस वाला समझ में आया, भाई स्ट्रे लॉस तो आयरन लॉस मैकेनिकल लॉस हो गए, कांस्टेंट में आयरन मैकेनिकल और शंट लॉस आ गए, वेरिएबल में आर्मेचर कॉपर लॉस और सीरीज कॉपर लॉस, और अब जो टोटल लॉस है उसके अंदर वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस आ जाएंगे। क्या ये टॉपिक आप लोगों की समझ आया कि नहीं? ये चीज आप लोगों की समझ आ गई तो कमेंट करके बताओ, फिर हम आगे बढ़े। अच्छा 90% समझ आया, 10% जब समझ आ जाएगा, जब आप एक बार रिवीजन करोगे तो आपके बिल्कुल 10% की समझ आ जाएगा। चलिए आगे समझ, आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या किया कीजिए, जब मेरी क्लास खत्म हो जाती है तब आप दोबारा क्लास को देख के जो जो छोटे छोटे पॉइंट मैं बताता हूँ ना वो नोट कर लेंगे, तो वो छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ आपके वही नोट्स बन जाएंगे, वही छोटे छोटे पॉइंट्स आपके नोट्स बन जाएंगे। अब देखते हैं डीसी जनरेटर की दक्षता, और दक्षता को क्या कहा जाता है, एफिशिएंसी, और दक्षता की एफिशिएंसी को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। अब देखो किसी भी जनरेटर की दक्षता या किसी भी मशीन की दक्षता निकालने का एक फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, और यही अगर परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100 कर दो। आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर ही आपका क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे जो देखिए आउटपुट पावर क्या थी, आउटपुट पावर मुझे इलेक्ट्रिकल में मिल रही थी, तो मैं लिखूंगा आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर बटे इनपुट में मैंने क्या दिया, मैकेनिकल पावर घुमा के दिया ना, मैंने घुमाया इसे, तो इनपुट मैकेनिकल पावर इंटू 100। आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर बटे इनपुट मैकेनिकल पावर ही आपकी क्या कहलाती है दोस्तों, एफिशिएंसी कहलाती है। इसे 100 से गुणा कर देंगे तो ये आपका परसेंटेज में निकल कर आ जाएगा। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब देखो कि जो आपका आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर आया वो क्या आया, पावर को किससे डिनोट करते हैं, पी, और पी क्या होता है, वी इंटू आई, और वी यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज पैदा हो रहा है, तो ये हो रहा है ई पैदा हो रहा है इंटू आई, ठीक है। यानी कि वोल्टेज पैदा हुआ, ईएमएफ पैदा हुआ ई, और वोल्टेज करंट आई, तो ये टोटल पावर हो गई। अब इनपुट में मैंने क्या दिया, तो इनपुट में मैंने मशीन से कुछ घुमाया होगा, तो वो बीएचपी में पावर दी होगी, तो ये हो गया बीएचपी टोटल हॉर्स पावर इंटू 735.5, ठीक है भाई। किसी मशीन से मैंने इसको घुमाया है, पावर दी है, तो वो हो गई इसकी बीएचपी पावर, तो बीएचपी इंटू 735.5 कहलाता है, ठीक है। 735.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप इसकी दक्षता ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई आउटपुट में आपको क्या मिला, आउटपुट में क्या मिला आपको, इसी तरह से निकाल लो आप, ठीक है। बस ये जो दो फॉर्मूला है ना, बस आप यही ध्यान रख लो, ज्यादा डीपली हमें एंटर नहीं करना है, ठीक है, ज्यादा डीपली एंटर नहीं करना। आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर अपॉन इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर, और आपका आंसर आ जाएंगे। सर सीरीज मोटर के बिना लोड के चलाया जा सकता है क्या, नहीं, सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के नहीं चलाओगे। बिना लोड के चलाओगे तो उसमें देखिए करंट की जो मात्रा है वो ज्यादा फ्लो होने लगती है, जिस वजह से हमारी मोटर और मशीन जलने की संभावना रहती है। तो कभी भी डीसी जनरेटर को हम लोग बिना लोड के नहीं चलाएंगे। कल वाली क्लास में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि क्यों हम लोग डीसी सीरीज जनरेटर को विदाउट लोड नहीं चलाते हैं, क्योंकि जब इसे बिना लोड नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल करंट का मान तो जीरो हो जाएगा। भाई जब लोड कनेक्टेड नहीं है तो जो इलेक्ट्रिकल करंट है जो पैदा होना चाहिए उसका मान शून्य हो जाएगा, और लोड परिवर्तन से मशीन की टर्मिनल वोल्टेज भी परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि मैं पैदा कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लोड ही नहीं लगाओगे तो इसमें जो पैदा होने वाली पावर है वो भी शून्य हो जाएगी, लोड करंट का मान, और जिस वजह से टर्मिनल वोल्टेज भी परिवर्तित हो जाएगा। तो इसीलिए इसे हमेशा
कांस्टेंट वोल्टेज पर ही, कांस्टेंट लोड पर ही चलाना चाहिए। रिजल्ट अभी नहीं आएगा कृष्णा जी, आप रोज पूछते हो, रिजल्ट अभी नहीं आएगा, जैसे ही आएगा मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो एफिशिएंसी के बारे में आपको ये चीज समझ आ गई। देखिए, कोई इस तरह की कमेंट करेगा तो फिर क्या है, ब्लॉक करना पड़ता है। स्पैम फैला दिया जाता है, तब हमें ब्लॉक करने की नौबत भी आ जाती है कभी कभी। चलिए, तो अब देखिए, ये सारे आपके टॉपिक क्लियर हो गए, ये सारे टॉपिक मैंने आपको क्लियर करा दिए। अब आपको क्या करना है, घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस करनी है, घर बैठ के हमें प्रैक्टिस करनी है। और अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। अच्छा, अब आपको देखिए, इस चैप्टर के पीछे के 2 पन्ने हैं जहां पे क्या दे रखा है, इनका फॉल्ट, उस फॉल्ट का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक दे रखे हैं, वो आपको पढ़ना है। प्लस इसकी मेंटेनेंस, डेली मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस और रूटीन मेंटेनेंस है, वो भी आपको पढ़ना है। पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, वो आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास थोड़ा सा 2-4 मिनट का समय है, तो हम लोग अभी एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलिए, कमेंट करके आप बताओगे, डीसी जनरेटर का सिद्धांत, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेंज के नियम पर, सेल्फ इंडक्शन के नियम पर, फैराडे के नियम पर या ओम के नियम पर? कमेंट करके बताओ कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लेंज के नियम पर, फैराडे के नियम पर या फिर ओम के नियम पर? कमेंट करके बताओ सभी लोग फटाफट से। बिल्कुल सही, फैराडे के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखो, जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है, आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान कितना होता है? 1 ओम, 100 ओम, 1 ओम से कम या 10 ओम? भाई 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम या 1 ओम से कम? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान कितना होता है? 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम या 1 ओम से कम? फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान कितना होता है। बाकी लोग भी कमेंट करें। एक ओम से कम, मैंने साफ साफ बताया था कि आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान 1 ओम से कम रखा जाता है, बट आप लोगों को याद नहीं है। गलत गलत गलत, 1 ओम से कम होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि बड़ी मशीनों में जो योग बना रहता है, बड़ी मशीनों का योग किस पदार्थ का बना होता है? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील? बड़ी मशीनों का योग किस चीज का बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है या कास्ट स्टील का बना होता है? विप्लाबा कुमार बेहरा, विप्लाबा जी, आप पहली बार आए क्लास में? कमेंट करके बताएं आप कहां से हैं और आप पहली बार जुड़े हैं या पहले भी क्लास देख चुके हैं, एक बार कमेंट करके बताएं। बताओ भाई, बड़ी मशीनों का योग किस पदार्थ का बना होता है? उड़ीसा से हैं, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप उड़ीसा से हमारी क्लास देखना है। तो विप्लबा जी, 10 बजे से हमारी डेली क्लास होती है, तो अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो कल 10 बजे ठीक समय पे हमारे साथ लाइव जरूर जुड़ें। चलिए, कास्ट स्टील का वेरी गुड। बाकी के जो चैप्टर को आज ही हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नारियल, ये यहाँ पे लगा दी मैंने अगरबत्तियाँ, नारियल, अगरबत्ती, और क्या रह गया? फूल माला रह गई। और ये हो गई माला, ठीक है। तो और इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग अर्पित करते हैं अपनी श्रद्धांजलि, ठीक है, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये चैप्टर आज आपका समाप्त हुआ मेरी तरफ से, मेरी तरफ से आपका ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है। किसी भी को किसी भी तरह का डाउट है तो कल पूछ सकता है। कल हम लोग डीसी मोटर, अब कल जो बच्चे जानना चाहते हैं कि कल हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो कल से हम लोग डीसी मोटर वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए 20 मिनट का बोल के 10 मिनट में चैप्टर खत्म करवा दिया मैंने, ठीक है।
कल हम लोग डीसी जनरेटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। डेली इसी तरह से लाइव जुड़ते रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।